मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर कि आप हमसे सीखेंगे मोलैलिटी के बारे में। तो जैसा कि अभी क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर के 3 लेक्चर आपने देखा, जिसके अंदर कि आप मोल फ्रैक्शन के बारे में, मास परसेंटेज के बारे में, मास परसेंटेज के अंदर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट और मोलैरिटी के बारे में पढ़ा। तो देखो ये सारे कंसेप्ट जिसका कि अभी हमने नाम लिया, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ये कौन? मोलैलिटी। इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उसके अंदर जो हम जानते थे, उसके अंदर जो सीखते थे, वो सॉल्यूशन के अंदर देखते थे। जैसे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, सॉल्यूट की मोल्स कितनी है, मतलब कितनी अवेलेबिलिटी है सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन यहां जो अभी हम सीखने वाले हैं आज इस लेक्चर के अंदर, मोलैलिटी के अंदर में, वो ये देखेंगे कि कितना अमाउंट है, कितना मोल्स है, किस चीज का? सॉल्यूट का। किसमें? सॉल्वेंट के अंदर में। तो डिफरेंट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। वहां सॉल्यूशन के अंदर चेक करना होता था, यहां सॉल्वेंट के अंदर चेक करना होता है। इज दैट ओके? अच्छा, वो भी जो सॉल्वेंट होगा वो किस चीज में रहेगा? मोलैलिटी में, केजी में। इसलिए हम लोग मोलैलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, मतलब कि सॉल्वेंट के जो दिया हुआ अमाउंट है केजी में, अगर ग्राम में रहेगा तो आप चेंज करेंगे उसको केजी में, तो वो सॉल्वेंट की अमाउंट जो दिया हुआ है वो केजी में, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितनी है, किस चीज की? सॉल्यूट की। तो हम लोग उसी को क्या करते हैं? मोलैलिटी। तो इसका हम लोग फार्मूला क्या बनाते हैं बाबू? क्या बनाएंगे? तो लिखेंगे कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे एज एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि मोलैलिटी ऑफ HCl इज 3m, मतलब कि कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसमें कि मोलैलिटी की वैल्यू 3m दिया हुआ। तो इस 3m का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका जो है वो 3 मोल जो है वो प्रेजेंट है 1 kg वाटर में। तो यहाँ पर वाटर जो है फिलहाल सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करेगा, मतलब कि 1 किलो वाटर के अंदर, 1 kg वाटर के अंदर 3 मोल जो है वो HCl घुला हुआ है। इज दैट ओके? यहाँ सॉल्यूशन ग्रुप इसको नहीं मान के चलेंगे। और जैसे भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए या प्रॉब्लम दिया जाए तो आप उसमें भी जो कंसीडर करेंगे वो सॉल्वेंट के अंदर कंसीडर करेंगे। जैसे कुछ भी दे दिया जाए कि आपको 30 ग्राम CaSO4, 50 ग्राम CaCO3 है ना, 60 ग्राम MgSO4, कोई भी ऐसा सब्सटेंस दिया हुआ हो, तो आप उसको जो कंसीडर करेंगे वो सॉल्वेंट के अमाउंट से ही कंसीडर करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में। इज दैट ओके? जैसे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, हम एग्जांपल से समझाते हैं। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ 100 ग्राम ऑफ वाटर क्या है? नहीं बताओगे? यहाँ जो 100 ग्राम ऑफ वाटर, मान लो अगर लिखा हुआ है सॉल्यूशन, अगर मान लो यहाँ दिया हुआ है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तब तो सही है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो इसको तो सॉल्वेंट मान ही के चलोगे। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है ना? तो जैसे देखो, मान लो हम यहाँ लगा दें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसा चलो कर देते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम वाटर मिटा करके सॉल्यूशन कर दिए, तो कैसे बनाओगे? तो देखो तो बाबू कैसे बनाओगे। तो आपको मालूम है स्मॉल m मोलैलिटी का सिंबल है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट n बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, बाई क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। किस चीज में? इन केजी, है ना, केजी में। तो मोल्स, सबसे पहले मोल्स निकाल लो। तो n निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? तो गिवन मास बाई रियल मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 20 बाई रियल मोलर मास कितना हो गया? 40। कट करेंगे तो कितना हो गया? 0.5 मोल। 0.5 मोल। अब आपको क्या चाहिए बाबू? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, लेकिन आपको सॉल्यूशन का मास दे दिया है, तो सॉल्यूशन का मास निकालना, सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो मास ऑफ बाबू सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, है ना। तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन कितना है? 100 माइनस कितना हो जाएगा? सॉल्यूट 20 बराबर कितना हो गया? 80 ग्राम। अब एक चीज और देखो, ये ग्राम में है लेकिन हमको केजी में चेंज करना है, तो क्या करना होगा? तो 80 बाई क्या करना होगा? 1000। तो कितना आ जाएगा? 0.8 kg। कितना आ गया? देखो यहाँ 80 बाई 100 1000 कर देंगे, 1000। तो 2 जीरो से एक जीरो कटा तो यहाँ हो जाएगा 0.08 kg।
0.08 kg। तो अब डिवाइड कर देंगे बाबू कितना से, तो देखिए यहाँ m इज इक्वल टू 0.5, चूँकि मोल्स निकाले हैं आप, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, तो 0.08। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, देखिए तो यहाँ 50/8 होगा ना, क्योंकि 1 पॉइंट को इधर ले जाएंगे, ये भी पॉइंट यहाँ गया, यहाँ पॉइंट को लेके जाओगे खत्म करोगे तो यहाँ 50/8। तो 50/8 को डिवाइड कर लो यहाँ ऐसे, तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, 20, यहाँ 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, 6.25 है ना, और 6.25 क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। इसलिए क्योंकि मोल्स का हो गया मोल और केजी हो गया इसका यूनिट, तो मोल पर केजी हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। आपके सामने एक बन के तैयार हो गया, जैसे मोलैलिटी पूछा तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, बहुत ही बढ़िया, अब बना के दिखाइए उसको। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, साथ में लिखना जरा, लिखो तो कि इफ 34 ग्राम अमोनिया, क्या लिखोगे कि इफ 34 ग्राम अमोनिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या कि इफ 34 ग्राम अमोनिया गैस NH3 गैस इज dissolve with 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 34 ग्राम एमोनिया है जो 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन के साथ डिसॉल्व सॉल्यूशन। देन फाइंड द मोलैलिटी, देन फाइंड द व्हाट बाबू, मोलैलिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो कैसे बनाओगे, तो आपको मालूम है कि m इज इक्वल टू एन वाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहले तो ये एकदम लिखो, तभी आइडिया मिलेगा। अब n निकाल लेंगे सबसे पहले, तो n इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास 34, मालूम है ना, रियल मोस्ट मास कितना हो जाएगा 17, चूंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 14 और हाइड्रोजन का 3, तो कितना हो जाएगा 17। कट करेंगे तो आ गया आपके पास n इज इक्वल टू 2 मोल। कोई दिक्कत, मोल्स है ना। अब देखिए आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए जो कि मालूम ही नहीं है, लेकिन वॉल्यूम मालूम है कितना 500 मिलीलीटर और डेंसिटी मालूम है, तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी कितना है 1.2 इनटू वॉल्यूम कितना है 500, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 25 60, 600 ml हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब 600 ग्राम हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में आएगा, तो 600 ग्राम यहाँ पर हो गया। अब इसको केजी में चेंज कर लोगे, तो 600 बाई कितना हो जाएगा 1000, तो हो जाएगा कितना 0.6 केजी आएगा ना, 0.6 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स कितना लाए थे बाबू, अब यहाँ मोलैलिटी निकाल लीजिए, 2 मोल बाई 0.6, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 20/6, 6 से आप डिवाइड कर लीजिए 20 में, तो 6 3 18 2 पॉइंट, यहाँ 0 लग जाएगा, यहाँ 20 हो गया, पॉइंट लगा दिए तो फिर से मतलब कि 3 आ रहा है, तो मोलैलिटी कितनी हो गई 3.33 क्या मोल पर केजी। आंसर आ गया। कहीं भी दिया हुआ रहे तो मोलैलिटी आप इसी तरीके से निकालेंगे। मोलैलिटी का ज़्यादा ये क्वेश्चन आता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट अगर आता है डेंसिटी से रिलेटेड देता है जो ये है। इज दैट ओके? तो आप ऐसे इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, बनाने के लिए हो जाएगा, प्रैक्टिस आप करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं, हालांकि ये कंसंट्रेशन टर्म के अंदर नहीं आता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए। क्या है बाबू? इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को दिया जाता है क्या?
तो क्या मॉलिक्यूलर वेट एंड वैलेंसी के द्वारा, वैलेंसी फैक्टर के द्वारा, ठीक है। और हम लोग लिख देते हैं ऐसे कि EQW इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई क्या, वैलेंसी फैक्टर। इसको हम लोग x से डिनोट करेंगे। आगे चल के इस x का बहुत ही ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट तो आपको मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, आपको ऐसा मालूम भी है। अब क्लास 12th में तो ऐसे यहाँ ही नहीं होंगे। तो क्या होता है, क्या सम ऑफ टोटल मास, है ना, ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये तो आपको पता ही है कि जो भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम होंगे, सारे एटम के जो मास को ऐड करके हम लोग निकालते हैं वही मॉलिक्यूलर वेट होता है। चलिए, तो वैलेंसी फैक्टर को हम लोग समझते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर को समझने से पहले कुछ पॉइंट हम जान लें। वैलेंसी फैक्टर 3 ही सब्सटेंस का निकालेंगे, है ना, ऐसे रिएक्शन का भी निकलता है। तो वैलेंसी फैक्टर हम लोग 3 ही सब्सटेंस का ज़्यादातर निकालते हैं, जिसमें पहला होता है एसिडिक सब्सटेंस, दूसरा होता है बेसिक सब्सटेंस और तीसरा होता है सॉल्टी, ठीक है। तो एसिड का कैसे पकड़ेंगे हम लोग, सबसे पहले एसिड का देख लेते हैं, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, हमें यहाँ टॉपिक दे देते हैं एसिड, ठीक है। तो एसिड के लिए हम लोग देखते हैं क्या कि एसिड के टर्म्स में हम लोग देखते हैं बेसिसिटी देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू, बेसिसिटी देखते हैं, है ना। और बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, है ना, मतलब कि कितना H प्लस वहां से रिप्लेस हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो है वो वैलेंसी फैक्टर मानी जाती है। जैसे एज ए एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल ही मेन काम करता है। मान लो हम दे दे तुमको H3PO4 कि इसका बेसिस इसका निकाल के देखो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। केवल अभी वैलेंसी फैक्टर समझ रहे हैं, ठीक है, फिर मास देख लेंगे। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कैसे देखेगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो P डबल बॉन्ड OH इस तरीके से, एक इधर दिख रहा है नहीं तो इधर बना देते हैं। तो यहाँ से भी एक H निकल सकता है, यहाँ से भी एक H निकल सकता है और यहाँ से भी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, इसकी बेसिसिटी हो गई 3। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर मतलब कि x बराबर में कितना हो गया बाबू, 3। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम इसको निकालना सीखेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और एसिड का अभी हम और भी वैलेंसी फैक्टर दिखाते हैं, समझाते हैं, तब जाकर के उसका तुमको इक्विवेलेंट मास बताएंगे कि कैसे निकलेगा। इज दैट ओके। अभी सेकेंड एग्जाम्पल मान लो हम देते हैं H2SO4, बोले इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल के दिखाओ। तो वैलेंसी फैक्टर x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो कैसे बनाओगे, S डबल बॉन्ड O, है ना, यहाँ OH और यहाँ OH, यहाँ भी 2 की संख्या में है, एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन जो रिप्लेसेबल है। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर x इज इक्वल टू कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास भी निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास अगर निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल लेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट, तो इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितनी आएगी, 98। कितनी आएगी, 98। अब करेंगे जैसे इसका 2 हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा, इसका 64, ऐड करेंगे तो 98 हो जाएगा। और वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा तो कितना हो जाएगा, 49। कितनी हो जाएगी, 49 इसकी इक्विवेलेंट मास आ जाएगी। सेकंड मान लो हम एग्जांपल देते हैं तुमको H3PO3। अब बोलेंगे इसका बना के दिखाओ। तो POH 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, तो इसकी x बराबर 3 हो गई। इसकी मास को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और फास्फोरस का रियल मास अगर 31 मान के चलें, और इसका हो जाएगा कितना, O3 है तो 48। तो 8 9 3 12 के 2 हाथ में रहा, हाँ यहाँ से हो गया 8 1 9 3 12 के 2 हाथ में रहा, 1 4 1 5 और 3 8, 82 82। और y कितना हो जाएगा, 3 वैलेंसी फैक्टर। ये कट कर देंगे जितना आ जाएगा, है ना। तो 20 तिहाई 60, ना 25 तिहाई 75, 26 तिहाई 78, 27 देखें तो 27, 27 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, समथिंग के आसपास, ठीक है।
जैसे एक एग्जांपल आपको दे हम यहाँ तीसरा नंबर में बोलेंगे कि बाबू एक काम करो H2PO3 का बना कर दिखाओ, H2PO3। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ दो, यहाँ मान लो जैसे ऐसे दे दें कि H3PO2 दे दें, H3PO2। तो आप देखिए P से एक हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा हुआ है और एक OH यहाँ है और एक OH यहाँ है, तो इसकी बेसिसिटी 2 ही होगी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख करके मत बोल दीजिएगा कि 3 या 2 है तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा। बेसिसिटी देखी जाती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये H और H 2 है यहाँ पर, तो H3PO3 का भी मास निकाले थे कितना 82, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 82/2 हो जाएगा, जो कि 41 होगा। समझ में आ रहा है ना। फॉर्मूला पे भी ध्यान देना कि ऑक्सीजन कितनी है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन केवल नहीं देखना है, ये नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखना है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इक्विवेलेंट मास बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को समझने के लिए। और जैसे तुमको दें तो 1-2 की संख्या में मतलब बोल दें यार क्या छोटा सा कोई भी, जैसे HNO3 ले लें तो इसकी तो X1 है, साफ दिख रही है ना। और दूसरा कौन सा मान लो हम ले लेते हैं, जैसे H2SO3 ले लेते हैं तीसरा नंबर। और क्या लें बाबू, चलो HCl ले लेते हैं। अब X का X, इसका X और इसका, ये दोनों का X जो है ना हम आपको देते हैं, ये दोनों का X और मास, इक्विवेलेंट मास, ये दोनों आप हमें कमेंट में बताएंगे, कमेंट बॉक्स लिख देते हैं, इसमें आप हमको ये दोनों का इक्विवेलेंट मास निकाल करके बताएंगे कि कितना होगा H2SO3 और HCl का। फिलहाल HNO3 का हम बता देते हैं। तो इसका तो साफ दिख रहा है 1 है, इसका क्या हो जाएगा 48 और ये 14 कितना हो जाएगा 62 और 1 63, तो 63/1 करेंगे तो 63 ही आ जाएगा आंसर में। इज दैट ओके। अब ये दोनों आपको हम दे रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, ठीक है बेटा। इसको अब हम लोग आ जाते हैं वैलेंसी फैक्टर किसके ऊपर, बेस के ऊपर, है ना, बेस के ऊपर। तो बेस के ऊपर जो देखते हैं वो एसिडिटी देखते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं दूसरा नंबर में वैलेंसी फैक्टर, एक ही साथ इक्विवेलेंट मास भी क्लियर करते चल रहे हैं, वैलेंसी फैक्टर ऑन बेस। तो बेस में हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो बेस के लिए जो X चेक करते हैं वो चेक करते हैं नंबर ऑफ एसिडिटी। क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ एसिडिटी। और एसिडिटी के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। OH माइनस आयन हम लोग देखते हैं किसके बारे में, बेस के बारे में। जैसे छोटा सा एग्जांपल CaOH का होल ट्वाइस, इसकी X कितनी होगी 2 होगी, आपको मालूम है। दूसरा AlOH होल थ्राइस, इसमें कितनी होगी 3 होगी। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। फिर हम तीसरा नंबर ले लेते हैं, तीसरा नंबर मान लो ले लेते हैं NaOH, इसमें कितनी है X, यहाँ X बराबर 3 था, यहाँ X बराबर 1 है। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। 4 नंबर में आपको एक और देते हैं, जैसे मान लो हम देते हैं MgOH होल ट्वाइस, तो इसमें कितनी है X बराबर 2। अब कहीं भी आपको निकालना हो इक्विवेलेंट मास तो बहुत हार्ड है, नहीं निकलेगा। देखो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का कितनी हो गई, कैल्शियम का हो गया 40 और ऑक्सीजन यहाँ से 2 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 मास तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा था 32 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 2 है तो 2 2 4 हो गया और 4 3 7 74। तो 74 बाई आप वैलेंसी फैक्टर तो 2 निकाल ही चुके हो, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 74 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 35 36 36 हो गया, 37 हो गया। 74 है तो 37 आ गया। इसका क्या हो जाएगा EQ बताना जरा। तो L है यहाँ 27 मान के चलते हैं, इसका OH कितना हो गया थ्राइस है और 48 + 3 तो 30 हो गया, और प्लस 48 तो कितना हो गया 8 और 4 3 7 78 इसका आ रहा है। तो 78/3 कर देंगे यहाँ, तो 78/3 करेंगे तो यहाँ देखो जितना आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ये डिवाइड तो कर ही सकते हो। अब NaOH है, NaOH का 40 होता है, ये तो आप लोग को याद हो गया होगा, तो 40/1 कर लेंगे तो 40 आ जाएगा। ये भी हम आपको बोल रहे हैं कि हमको कमेंट बॉक्स में करके बताओ, पता तो चले कि तुम कितना सीख रहे हो।
ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बेस रहेगा, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे, एसिडिटी निकाल लेंगे इक्विवेलेंट मास में। इज दैट ओके? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक और पार्ट रह गया जो है सॉल्ट। सॉल्ट का हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, मतलब सॉल्ट रहता है तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का हम लोग कैसे देखते हैं, तो सॉल्ट के लिए जो हम लोग एक्स देखेंगे, मतलब वैलेंसी फैक्टर जो देखेंगे वो देखते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, ऑन कटायन की मतलब एक कटायन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देख लें Na2CO3। अब हम एक प्रॉब्लम दिए हैं, बोले कि इसमें x कितना है, तो x देखो तो इसको तोड़ो, Na1 प्लस और CO3 2 माइनस, लेकिन यहाँ 2 था तो 2Na हो जाएगा, तो इसकी x बराबर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 2। इसका इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल हम मान लो दे देते हैं, जो हम सीधा सा देते हैं MgSO4, तो MgSO4 को तोड़ दोगे Mg2 प्लस में और SO4 2 माइनस में, इसमें और कोई कहीं नंबर नहीं है, तो इसका सीधा सीधा x बराबर कितना हो गया 2। अब देखो तो थर्ड नंबर हम मान लो दे देते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। इसका बैलेंसिंग फैक्टर जल्दी से देखो तो क्या होगा, हमें 5 सेकंड रुकते हैं, 5 सेकंड के अंदर आप पॉज करके इसका बताओ फटाक से क्या होगा। तो देखो अब बता रहे हैं Al3 प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 2 लिखोगे और SO4 2 माइनस, तो अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा x बराबर +6 हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। कहीं भी हो 4 नंबर मान लो हम दे देते हैं, जैसे NaNO3 दे देते हैं कि NaNO3 का बना के दिखाओ, तो Na कितना हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा और NO3 1 माइनस हो जाएगा, तो Na 1 प्लस है तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी आएगी, तो देखिए कितना पॉजिटिव चार्ज है 1, तो इसलिए x का बराबर इसका कितना हो गया 1 हो गया, वैलेंसी फैक्टर 1 आ गया, इसका कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका इक्विवेलेंट मास निकालने की बात करते हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, EQM लिख सकते हैं, ऐसे कैसे निकालोगे, तो देखो Na2CO3 तो कितना हो जाएगा, ये 23 होता है और इसका हो जाएगा 46 और 12 प्लस 48, तो 48 और 12 60 96 हो जाएगा, 96/2 कितना हो जाएगा 48। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये कितना है MgSO4, तो इसका हो जाएगा बाबू इक्विवेलेंट मास आपका 120 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत, MgSO4 का देखो आएगा उतना ही, इसका हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 64, तो 64 और ये हो जाएगा कितना 80, 64 है ना ये, तो 4 2 6 और 4 10 का 0 हाथ में रहा 1 6 3 9 और 1 10 और 2 12 120। यहाँ से निकाल लो Al2SO4 होल थ्राइस, तो कितना हो जाएगा देखो तो एल्यूमिनियम का मान लो 27 × 2 तो कितना हो जाएगा 54 प्लस सल्फेट का होता है, एक सल्फेट का होता है 96, तो 3 कर दो, हमको याद हो गया 96 होता है SO4 2 माइनस का, तो 6 3 18 8 में 1 7 3 96 है ना, तो 27 और 1 28 288, वाह 288 जोड़ दो इसमें, तो 8 4 12 2 हाथ में 1 8 1 9 5 14 के 4 हाथ में 1 4 और 1 5 542, तो 542 आ रहा है, उसको 6 से डिवाइड कर दो, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ की बात है NaNO3 का, तो इसका कितना हो जाएगा 23 प्लस 14 प्लस 48, तो 48 और 14 कितना होता है 62 और 62 और 23 कितना हो जाएगा 85, 85/1 बराबर भी 85 ही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। जहाँ भी सॉल्ट दिया हो रहा है, सॉल्ट में सबसे पहले उस सॉल्ट को तोड़ दो, तोड़ने के बाद उसके ऊपर देखो कि कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जितना पॉजिटिव चार्ज आ गया उसको वैलेंसी फैक्टर मान लो, उसका मॉलिक्यूलर वेट तो तुमको बताए ही है, नहीं बताए तो इतना में तो सीख गए होगे, और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद उस वैलेंसी फैक्टर से उसमें डिवाइड कर दो, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, और उसके बाद लिख दोगे। तो हम एक देते हैं सॉल्ट के अंदर में भी, यहाँ पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक सॉल्ट के अंदर में भी आपको देते हैं जिसका बना करके दिखाओगे, हॉल में ही दे रहे हैं, ठीक है, MgNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, इसका बना कर दिखाओगे। और एक दे देते हैं K2, एक दे देते हैं Al2CO3 होल आपका CO3 का होल थ्राइस। तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का कितना बैलेंसी फैक्टर होगा, ये हमको कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, ओके।
तो आज जो भी कंसेप्ट था वो हमने दो चीज़ के बारे में देखा, मोलैलिटी के बारे में देखा और इक्विवेलेंट मास के बारे में देखा। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मोलैलिटी तो आप रिवीजन करेंगे, न्यूमेरिकल बनाए उसमें काफ़ी कुछ, और इसके अंदर तो हमने न्यूमेरिकल भी बनवाया जो कि आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आप इसका है ना कंटिन्यू नित निरंतर अभ्यास करिए, तभी आपको कुछ हो पाएगा। चूँकि कोई भी जो है वो ब्रिज एक बरसात के पानी से बड़ा नहीं होता है, उसमें कई एक बरसात के पानी के हाथ होती है। तो आप कंटिन्यू इसका प्रयास करें, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज जो भी कंसेप्ट था आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।